नमस्कार साथियों, मेरा नाम सोनम पाठक है। आप सबका चहल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, 73 पीएससी की मेंस की तैयारी उम्मीद करती हूं आप लोगों की बहुत बढ़िया चल रही होगी और आपकी इसी तैयारी को और मजबूत करने के लिए यहाँ पर चहल एकेडमी जो है स्टेट पीसीएस आपके लिए लेकर आया है फ्री मेंस क्रैश कोर्स, जिसमें आपको यहाँ पर लगातार जितनी भी इम्पोर्टेंट थीम है वो आपको यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। पहले के प्रश्नों की प्रकृति देखें तो पहले हिस्ट्री का, चूंकि आपका यहाँ पर 38 मार्क्स के क्वेश्चंस होते थे, उनकी यहाँ पर नेचर में चेंज आया है। अब ये प्रश्न जो है आपके 38 मार्क्स के साथ साथ 8 मार्कर जो है उनमें ज्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं। तो वैसे 8 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए अब आपको जो विषय है मॉडर्न हिस्ट्री, उसको थोड़ा गहराई से पढ़ना पड़ेगा और वही गहराई से पढ़ने के लिए छोटे छोटे टॉपिक्स के माध्यम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप इन प्रश्नों को बेहतर तरीके से कर पाएं। आज जो हम टॉपिक लेकर आने वाले हैं वो टॉपिक है भारत में भारतीय राष्ट्रवाद का जो है वो उदय। अब भारतीय राष्ट्रवाद का उदय तो यहाँ पर हो गया है, जिसके बारे में हम लोगों ने कल भी पढ़ा था, लेकिन आज सेम इन्हीं टॉपिक के साथ हम क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ पर देखेंगे कि जब भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है, स्टार्टिंग का जो फेस है वो कैसा फेस है? स्टार्टिंग का फेस है नरमपंथियों वाला फेस। स्टार्टिंग का फेस ऐसा फेस है जब भारत में यहाँ पर जो है सो क्या हो रहा है, भारत में नरमपंथी जो है वो चरण चल रहा है। दिमाग में हो सकता है जो लोग पहली बार यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री से पढ़ रहे हो, नरमपंथी क्या होता है? नरमपंथी का अर्थ है कि यहाँ पर स्टार्टिंग में जो अंग्रेजों के सामने जो मांगे रखी जा रही है वो ऐसी मांगे रखी जा रही है जिसमें कोई बहुत आक्रामक रूप नहीं है। यहाँ पर प्रार्थनाओं के द्वारा, लेटर्स के द्वारा, विनती के द्वारा, इसके माध्यम से जो है वो यहाँ पर रिक्वेस्ट किया जा रहा है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी बात किया था, 1885 कांग्रेस का गठन हो जाता है और कांग्रेस का जब गठन हो जाता है तो इसके जो प्रारंभिक जो नेता होते हैं, चाहे हम दादा भाई नौरोजी की बात करें, हम डब्ल्यू.सी. बनर्जी की बात करें, यहाँ पर स्टार्टिंग की जो लीडर्स है उनका जो नेचर होता है वो ऐसा होता है कि अंग्रेजों से यहाँ पर मांग करनी है कि भारत में वो यहाँ की व्यवस्था को सुधारे, लेकिन इन सुधारों की मांग के लिए उनका जो तरीका है वो प्रार्थनाओं आधारित है, रिक्वेस्ट आधारित है। इसीलिए उनके इस फेस को हम यहाँ पर नरमपंथी फेस के नाम से जानते हैं। तो नरमपंथी चरण कौन सा चरण है? वो वाला चरण है जब यहाँ पर भारतीय जो हमारे राष्ट्रीय जो ये हमारे नेता हैं, जो हमारे यहाँ पर फ्रीडम फाइटर्स है, वो अपनी मांगों को लेकर थोड़ा सा नरम है। भारतीय राजनीति का ये फेस पर्टिकुलरली 1885 से यहाँ पर 1905 जब आपका बंगाल विभाजन होता है तब तक के फेस को कहा जाता है। इस दौरान एक्चुअली में जितने भी हमारे यहाँ पे लीडर्स है वो यहाँ पर कुछ मांगे रख रहे हैं। उन मांगों में है जैसे कि भारत की शासन परिषद, जो केंद्रीय परिषद है, गवर्नर का जो काउंसिल है, उसका विस्तार किया जाए। गवर्नर काउंसिल में विस्तार होने से जिससे जो भारतीय हैं उनका ज्यादा प्रतिनिधित्व वो वहां पर हो सके। जब भारतीय प्रतिनिधित्व वहां बढ़ेगा तो वो अपने मुद्दों को उठा पाएंगे। भारतीय परिषद, यहाँ पर जिस तरीके से भारतीय परिषद का एक तरीके से गठन हो पाएगा, और यह कैसे संभव होगा? कि तभी होगा जब यहाँ पर क्या हो, चुनावों में मतदान की शक्तियों का विस्तार किया जाए। इस दौरान जो है मतदान की जो सीमा है वो यहाँ पर कुछ ही लोगों के पास है, आज की तरह नहीं। आज तो हम सबके पास सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, अर्थात हमारे भारत में कोई भी व्यक्ति 18 साल या उससे ऊपर का है, वो किसी भी जाति, किसी भी रंग, किसी भी रूप, किसी भी लिंग, किसी भी स्थान का हो, अगर वो भारतीय है तो उसके पास मत देने का अधिकार है। ये मैटर नहीं करता कि वो गरीब है, अमीर है, किस धर्म विशेष का है, किस जाति विशेष का है। परंतु अंग्रेजों के समय यह प्रक्रिया इतनी आसान नहीं थी। उस दौरान जो है बहुत कम लोगों के पास मताधिकार था, और वो भी इस आधार पे था कि उनके पास कितनी संपत्ति है, वो कितना टैक्स दे रहे हैं, कितना कर दे रहे हैं। तो इसके आधार पर उन्हें मताधिकार का कुछ अधिकार मिला हुआ था। सिर्फ 10% लोग ही थे जो अलाउ थे। तो यहाँ पर इनके द्वारा जो है मांग हो रही है। दूसरा, यहाँ पर जो है सो अब बात की जा रही है कि जो सिविल सेवा है उसका भारतीयकरण हो सके।
जिससे क्योंकि सिविल सेवक काम तो भारत में कर रहे हैं, यहाँ पे नीतियों को लागू कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्यों ना भारतीयों की जो भागीदारी है वो बढ़ाया जाए। यहाँ पे सिविल सेवाओं में लंदन में कराने का कोई औचित्य नहीं है। सिविल सेवा भारत में आयोजित हो और उसमें भारतीयों का जो प्रतिनिधित्व है वो यहाँ पर बढ़ सके। यहाँ पर वो मांग कर रहे हैं कि आर्थिक जो है वो सुधार हो सके। आर्थिक सुधार क्यों हो सके? क्योंकि यहाँ पर जो सरकार है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो भारत की अर्थव्यवस्था का शोषण कर रही है। होम चार्जेस क्या है कि वो कहीं पर भी अपने वो जो ब्रिटिश अधिकारी है जो यहाँ से वहां काम भी कर रहे हैं, उनको सारे जो वेतन भत्ते वगैरह सब है वो भारतीय रुपए में दिए जा रहे हैं। अरे भाई, आप हमारे लिए काम कर रहे हो, हमारे लिए कोई वहां गए हैं बाहर लड़ने के लिए, सेना जा रही है, उनको पैसा कहीं ना कहीं हमारे यहाँ से दिया जा रहा है। तो ये चीज कहीं ना कहीं भारत के धन का निष्कासन हो रहा है। इसी के संदर्भ में आगे दादा भाई नेहरू जी किताब में भी लिखते हैं, अ थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। क्या हो रहा है? धन के निष्कासन का सिद्धांत। इसीलिए जो अब यहाँ पर हमारे जितने भी ये नेता हैं, ये लोग यहाँ पर, अमेरिका में क्रांति हुई थी और बाकी जगहों पे तो वहां पे बोला जाता था कि बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं होगा। यहाँ पर भी अब जो बात उठ रही है वो यही हो रही है कि बिना रिप्रेजेंटेशन के अब हम टैक्स नहीं देने वाले हैं। यहाँ पे क्या हो, जो परिषद है उसमें भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाया जाए। तो इसी के संदर्भ में जो है ये अपना क्या करते हैं, अंग्रेजों पर दबाव डालते हैं। लेकिन ये दबाव डालने का इनका तरीका क्या होता है, किस विधि के द्वारा यहाँ पर अंग्रेजों के ऊपर यहाँ पर उनके ऊपर दबाव डालने की कोशिश की जाती है। तो ये दबाव की तरीका मैंने बताया कि स्टार्टिंग का जो भारत का फेस है उसमें ये नरमपंथी चरण है, और इस नरमपंथी चरण में तरीका भी नरम ही होगा। वो नरम तरीका क्या था कि स्टार्टिंग में प्रार्थनाएं करते थे, ये कि देखिए आपको ऐसा कर लेना चाहिए, याचिका करते थे। इसी की वजह से यहाँ पर कई बार कांग्रेस को जो है आलोचना का भी शिकार हो पाता है कि ये तो बस भिक्षा मांगने की जो है संस्था है। वो क्यों होता है? क्योंकि स्टार्टिंग में ये इतना एग्रेसिव रुख नहीं अपना रहे हैं। इसीलिए आगे चलकर संजय सेठ इनके बारे में लिखते हैं कि जहां पर निंदा करनी चाहिए थी वहां ये खेद प्रकट करते हैं, और जहां पर इनको मांग मतलब यहाँ पर जो है सो मांगना चाहिए अपना प्रतिनिधित्व, वहां ये सुझाव लिखते हैं कि हमें ऐसा होना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। अरे लगता है तुम्हारे चाचा है जो दे देंगे? नहीं देंगे। मतलब क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर शुरुआत में जो है ये फेस ऐसा है जो बहुत ही पोलाइटली वे में जो है चीजें जो है वो मांगी जा रही थी। भारत के लोगों को प्रतिनिधित्व जो है वो देने की, यहाँ पर जो है प्रतिनिधित्व को वो दर्शाते थे कि कहीं ना कहीं हम लोगों की रिप्रेजेंटेटिव है, आप हमारी ऐसी बात सुनिए। पर कुछ यहाँ पर जो हमारे नेता है जैसे दादा भाई नेहरू जी हैं, वो यहाँ पर किताब लिख रहे हैं कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। रानाडे है, उन्होंने अपनी रचना लिखी भारतीय अर्थव्यवस्था पर। सी दत्त है, वो लिख रहे हैं भारत का आर्थिक जो है यहाँ पे जो है सो इतिहास। इनके माध्यम से जन जागरूकता जो है वो लाने की कोशिश की जा रही थी कि जिससे क्या हो, जनता के बीच में, लोगों के बीच में ये जो ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां है, ब्रिटिश सरकार का जो तरीका है, लोग उसके बारे में जान सके। लेकिन यहाँ पर क्या है अभी, और सबसे बड़ी बात कि सरकार यहाँ पर जो ब्रिटिश सरकार है उसकी नीतियां ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि इस दौरान अंग्रेजों का यहाँ पर ब्रिटेन में यहाँ पर क्या हो रहा है, औद्योगिक क्रांति हो चुकी है। ऐसे में ये क्या कर रहे थे, वहां का तैयार माल ला के यहाँ लेकर आते थे, लेकिन वहां पर उत्पादन के लिए कच्चे माल की आवश्यकताएं होती थी, तो कच्चा माल यहाँ से वहां ले जाते थे, जिसकी वजह से क्या हो गया, भारत के जो उद्योग धंधे हैं वो बिल्कुल चौपट हो गए। भारत का जो हथकरघा जो क्षेत्र है, जो हस्त उद्योग क्षेत्र है, वो पूरा का पूरा चौपट हो गया। और ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर भारत में औद्योगिक इकाइयां बढ़ने की बजाय भारत का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हुआ, भारत में विऔद्योगीकरण की प्रक्रिया हुई, जिसकी वजह से भारत जो है वो इतना ज्यादा पिछड़ गया। और ये स्थिति केवल यहाँ पर भारत में नहीं, भारत के हर क्षेत्र में, खासकर इस टाइम अगर हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बिहार इस दौरान बंगाल का पार्ट था, और बंगाल वो क्षेत्र है जहां पर ब्रिटिश सत्ता का प्रत्यक्ष नियंत्रण है, वो वहीं से ओवरऑल पूरा रूल कर रही है। तो अब एक बात बताइए कि यहाँ पर जब वो
पूरी तरीके से रूल कर रही है, तो वे औद्योगिकरण का सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला क्षेत्र कौन सा होगा? बंगाल और बिहार ही होंगे। क्यों? क्योंकि बिहार बंगाल का ही पार्ट है इस टाइम पर। तो इस दौरान यहाँ पर बिहार की भी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई। तो अब यहाँ पर क्या है, ये इस चीज के बारे में बता रहे हैं। ये लोग जो है, जो प्रारंभिक दौर के जो नेता हैं, जो नरमपंथी है, इस सार्वजनिक बैठकें करते थे ताकि लोग इसके बारे में जान सके। प्रेस के द्वारा जो है, पत्रिकाओं के माध्यम से अपने अपने विचार जो है वो व्यक्त करते थे, और इसके अलावा ब्रिटिश अधिकारों के साथ सहयोग की जो है बात करते थे। ये जानते थे कि बिना शिक्षा के ये संभव नहीं है, तो इन्होंने कई स्कूलों की स्थापना में भी अपना विशेष जो है ये योगदान दिया। लेकिन यहाँ पर बात करें कि इतना कुछ करने के बावजूद भी क्या ये अपने यहाँ उद्देश्यों में सफल हो पाए? भाई सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे देखिए, इनका उद्देश्य तो ये था कि भारतीयों में यहाँ पर जो है भारतीयकरण हो सके सेवाओं का, चाहे वो कार्यकारी परिषद की बात हो, चाहे वो सिविल सेवाओं की बात हो, भारतीयों का यहाँ पर जो है उनके अधिकारों में वृद्धि हो सके। लेकिन उद्देश्य तो लिमिटेड ही रह गए ना, अंग्रेज कहाँ इतनी आसानी से बात मानने वाले थे, तो उद्देश्य तो पूरी तरीके से नहीं पूरा हो पाए। क्यों? क्योंकि इनके तरीके बड़े रूढ़िवादी है, वही लेटर लिखो पहुंचाओ, फिर उस पर डिस्कशन होगा, बहुत ट्रेडिशनल मेथड है, अंग्रेज इतना ध्यान भी नहीं देते थे। तीसरा, यहाँ पर ज्यादातर वो लोग थे जो यहाँ पर अंग्रेजी क्लास से थे। अंग्रेजी क्लास का मतलब क्या है कि यहाँ वो बहुत शिक्षित जनमानस था, जिन्होंने बाहर से बढ़िया पढ़ाई कर रखी थी या भारत में भी बहुत अच्छी जो है एजुकेशन ले रखी थी, जिनकी वजह से इनकी जो ज्यादातर बातें, मांग, सारी चीजें होती थी, उनका जो माध्यम होता था वो मुख्यतः अंग्रेजी ही होता था। तो जो भारतीय जनमानस है, जो गरीब वर्ग है, जो समाज का निम्न वर्ग है, वो इनकी बातों को इतना समझ ही नहीं पाता था। और जब वो इनकी बातों को समझ ही नहीं पाता तो वो इनके साथ कैसे आता? तो इनके बीच और यहाँ पर जो ये जो हमारे नेता हैं और जो भारतीय जनमानस है, इनके बीच एक अंतराल बना हुआ था, वो गैप बना हुआ था, और वो गैप पूरा जो है वो कर पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। जन आधार है, इनकी नीतियों में वो आक्रामकता नहीं है, वो जोश, वो गुस्सापन नहीं है। जोश तो बहुत है, लेकिन वो गुस्सापन नहीं है कि अंग्रेजों के ऊपर वैसा दबाव डाले और कहे कि तुम्हें करना होगा, भाई तुम हमारे यहाँ रूल कर रहे हो। रिक्वेस्ट फॉर्म में चल रहा है, और कई बार हर चीज जो होती है ना, वो सिर्फ रिक्वेस्ट से नहीं हो रही होती है। तो ये हमें एक बड़ी समस्या इनके टाइम पे देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल क्या कंक्लूजन निकाल पाए? क्या ये बिल्कुल फेल हो गए? नहीं। देखिए, हो सकता है इनका कुछ जो है त्रुटियां रही होंगी, कुछ कमियां तो थी कि जैसे इतना आक्रामक नहीं हो पाना, लेकिन इनके उद्देश्य बहुत पवित्र थे, बहुत पाक थे कि कहीं ना कहीं भारतीयों की भागीदारी को हम कैसे सुनिश्चित कर पाए। और इसी के लिए आगे चलकर हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी बढ़ चढ़कर एक भागीदारी होती है। आगे जब 1905 में जब बंगाल विभाजन की घोषणा होती है, तब यह अपना रुख को बदलते हैं। शुरुआत में ही अगर आक्रामक हो जाते तो हो सकता था इनको ब्रिटिश के द्वारा इस संस्था को ही बंद कर दिया जाता, इन सबको बैन कर दिया जाता। इसीलिए इन्होंने स्टेप बाय स्टेप चीजों को किया है, जिससे भारतीय की स्वतंत्रता संग्राम का जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा हो सके। और इसी को ही आपको अपने फाइनल आंसर में इस फॉर्म में लिखना है। तो फिलहाल ये जो पूरा इनका फेस था वो हमने समझा। आगे आने वाले टाइम में हम इनका जो है उग्रवादी जो चरण है वो समझेंगे, लेकिन इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। आपके जो भी कमेंट्स, जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी कोई सुझाव है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे आगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल यहाँ इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।